तो मैं सबसे पहले तारकेश्वर ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस कोरोना काल के दौरान भी और इस प्रकार की वर्चुअल बैठक का यहां पर आयोजन किया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तारकेश्वर जी? तारकेश्वर जी आवाज आ रही है। तो मित्रों, इस कोरोना काल में भी और अधिवक्ताओं की वर्चुअल मीटिंग यहां पर आयोजित की गई है। मित्रों, आप सबों को मालूम है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है और यह मानकर चलना चाहिए कि हर हालत में चुनाव समय सीमा के भीतर हो जाएगा। यानी 29 नवंबर को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके पहले चुनाव बिहार में संपन्न हो जाएगा। मैं सभी अधिवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि चुनाव के संचालन में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। एक तो जो चुनाव आयोग का जो नया गाइडलाइन है, मैं चाहूंगा तारकेश्वर जी से कि एक बार सभी माननीय हमारे अधिवक्ताओं को उस गाइडलाइन की मुख्य बातें बता दी जाए, या भी संभव नहीं तो बाद में उनको भेज दिया जाए उसका संक्षेप करके, ताकि सभी लोगों को मालूम हो कि क्या गाइडलाइन है। क्योंकि इस गाइडलाइन का अगर उल्लंघन होता है तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हो कि चुनाव आयोग का कोविड के दौरान चुनाव प्रचार के लिए क्या गाइडलाइन है, ताकि अगर कोई अपना कार्यकर्ता उल्लंघन न करे और कोई विरोधी उल्लंघन करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा सके। दूसरा मित्रों, जो प्रत्याशी उनके नामांकन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी रहते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं रहता नामांकन का। तो जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करना है उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जिलों में भी मैं देखता हूं कि अधिवक्ताओं को भी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की बहुत जानकारी नहीं रहती है। इसका एक बड़ा कारण ये कि ये रोज का काम नहीं है, हमेशा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5 साल में एक बार आवश्यकता पड़ती है या 2 बार पड़ती है। तो बड़ी संख्या में अच्छे वकील भी जो हैं उनको नामांकन पत्र भरने की औपचारिकता की जानकारी नहीं रहती है। लेकिन मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो अधिवक्ता हैं वो इस विषय में निपुण हैं। लेकिन नॉमिनेशन पेपर में भी तरह के हर बार कुछ न कुछ बदलाव आता है। कुछ एफिडेविट फाइल करने में खास करके और काफी बदलाव रहते हैं। तो नया गाइडलाइन क्या है, नया एफिडेविट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको हो ताकि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को मदद कर सके। और बाकी बताया गया होगा कि चुनाव के दौरान जो सेल बनेगा तो पूरे चुनाव के दौरान वो नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर काउंटिंग तक में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मित्रों, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हर जिले में 5-10 लोग इस प्रकार के और अवश्य तैयार रहना चाहिए जो इन सारी चीजों के बारे में और जो पूरी जानकारी रखते हैं। ये बात अलग है कि वो जमाना चला गया जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और बूथ कब्जा हुआ करता था। या पुराने लोग मौजूद है, शंभू जी दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग, यानी चुनाव लड़ना किसी युद्ध से कम नहीं हुआ करता था। और उस समय अधिवक्ताओं की भूमिका और ज्यादा हुआ करती थी। अब तो बिहार में चुनाव में हिंसा लगभग समाप्त हो गई है। बूथ कैप्चरिंग भी नाम मात्र की होती है, लेकिन फिर भी प्रचार से लेकर सारी चीजों के अंदर और आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप उस भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह करेंगे। मित्रों, मैं अब संक्षेप में बिहार सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की दृष्टि से कुछ प्रमुख जो काम किए जा रहे हैं या जुडिशरी की दृष्टि से, उसका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है, आपको मालूम है कि प्रत्येक एफिडेविट, प्रत्येक दस्तावेज पर ये एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप लगता है।
पहले 15 रुपए का स्टैंप लगता था, अब उसको बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया गया है। और पहले बड़े पैमाने पर फर्जी स्टैंपों की बिक्री होती थी, और जिसका परिणाम ये होता था कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में जितनी राशि जमा होनी चाहिए वो राशि जमा नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ई स्टैंपिंग की व्यवस्था हो गई है, तो अब एडवोकेट वेलफेयर स्टैंप के अंदर जो फर्जीवाड़ा था, जो जालसाजी होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। और अब ई स्टैंपिंग के द्वारा ही और वो स्टैंप को लगाने का काम किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि इस वेलफेयर फंड से किसी अधिवक्ता की असामयिक मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई या इलाज है आदि के लिए इसमें और मदद करने का और प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार मित्रों, आप में से बहुत लोग पटना हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं, और आपको मालूम है कि पटना हाईकोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, और राज्य सरकार ने 169 करोड़ की लागत से पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का कार्य पूरा किया है। और अब आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने 66 डिसमिल जमीन पटना उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराई थी, जिस पर करीब 11 करोड़ की लागत से एक 4 मंजिला भवन बनकर तैयार है, जहां 1300 से 1400 अधिवक्ता और बैठ सकेंगे। इसके फर्निशिंग का काम अभी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पटना उच्च न्यायालय में जो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो भवन बन रहा है, तो उसकी जमीन भी 66 डिसमिल बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है। लगभग 11 करोड़ की लागत से 4 मंजिला भवन लगभग बनकर तैयार है। इसके बन जाने के बाद और अधिवक्ताओं को बैठने में और काफी सुविधा होगी, अपने कार्यों के निष्पादन करने में काफी सुविधा होगी। मित्रों, अधिवक्ताओं की मांग रही है जिलों के अंदर कि जो पुराने न्यायालय भवन है वहां पर एडवोकेट्स के बैठने की कोई उचित जगह नहीं है, जैसे तैसे लोग बैठे रहते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगली बार मौका लगा तो जो इस प्रकार के पुराने न्यायालय भवन बने हुए हैं, वहां जहां जहां जगह उपलब्ध होगी वहां अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, उनके लिए टॉयलेट्स, उनके लिए अन्य सुविधाएं, लाइब्रेरी आदि के लिए भवन निर्माण का कार्य जो है और सरकार की ओर से किया जाएगा। यूं अभी भी जहां जहां नए न्यायालय भवन बन रहे हैं वहां पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी और उसके अंदर व्यवस्था की जा रही है। मेरे मित्रों, मुझे मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई एक तबका प्रभावित हुआ है तो वो हमारे अधिवक्ता गण प्रभावित हुए हैं। जो सामान्य मजदूर है वो तो फिर भी कहीं न कहीं उसको रोजगार मिल गया, लेकिन सारे कोर्ट लगभग बंद हैं। जो चल भी रहे हैं वो वर्चुअल तरीके से चल रहे हैं, और इसके कारण हमारे अधिकांश जो अधिवक्ता हैं वो पिछले 5-6 महीनों से और काफी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और मुझे बार काउंसिल के लोगों ने बताया कि अधिवक्ताओं की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल के द्वारा दी गई है, और 25,000 से ज्यादा आवेदन जो हैं और इसके लिए प्राप्त हुए हैं। तो अब सोचिए कि 5 करोड़ राशि है और 25,000 अगर आवेदन आए हैं तो एक अधिवक्ता को 2,000, 3,000, 4,000 मिलेगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सितंबर महीने में फिजिकल जो उपस्थिति है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा, और मैं भी जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम लोग बात करेंगे ताकि ये फिजिकल उपस्थिति जो है वो प्रारंभ हो जाए। और मुझे भी बताया कि पटना हाईकोर्ट में पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमों का निष्पादन लॉकडाउन के दौरान पटना हाईकोर्ट के अंदर हुआ है। 26,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन और पटना हाईकोर्ट के अंदर हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिजिकल प्रेजेंस, हर आदमी वर्चुअल तरीके से उपस्थित नहीं हो सकता है, मुकदमा नहीं लड़ सकता है, लोगों को जानकारी भी नहीं है, कठिनाई भी है। लेकिन
फिजिकल उपस्थिति के द्वारा और न्यायालयों में काम प्रारंभ हो जाए। हम लोग इस दिशा में बातचीत भी करेंगे और बहुत जल्द इसको क्रियान्वित करेंगे। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रखिए कि अगर मास्क लगाकर कोर्ट के अंदर कोई भी आदमी बिना मास्क के चलता हुआ दिखाई न पड़े, कोर्ट रूम के अंदर भी जगह कम रहती है, कितने लोग इकट्ठा होंगे, कितने लोग उपस्थित होंगे, इन सारे नियमों का पालन करते हुए और हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, शराबबंदी के बाद बिहार में एक्साइज से जुड़े मामलों की बहुत बड़ी संख्या हर जिले में थी और राज्य सरकार के ने हाईकोर्ट के सहयोग से हर जिले में एक्साइज के स्पेशल कोर्ट का गठन किया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए अब 74 और स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है, जो एक्सक्लूसिव केवल एक्साइज से जुड़े मामलों के बारे में, जहां पर जिनका निष्पादन किया जाएगा। उसी प्रकार मित्रों, पॉस्को जो कानून है, जो लैंगिक अपराध, जो बच्चों के साथ जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो पॉस्को एक्ट है, उसके तहत भी बिहार के अंदर 45 कोर्ट का गठन किया गया है। उसी प्रकार जो दिव्यांगजन है, जो दिव्यांग हैं, आपको मालूम कि 2016 में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये देश के अंदर नए सिरे से इसका लागू किया गया है और इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और इसमें किसी दिव्यांगजन के अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए भी सभी जिलों के अंदर और स्पेशल कोर्ट का गठन करने का निर्णय लिया गया है और वह भी काम क्रियान्वित हो रहा है। उसी प्रकार एमएलए और एमपी से संबंधित जो मामले हैं, उनसे जुड़े जो आपराधिक मामले हैं, उनके लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। मित्रों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पिछले बार तो 8 सितंबर को चुनाव का ऐलान हो गया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि बिहार में 1 चरण का चुनाव हो या अधिक से अधिक 2 चरण का चुनाव हो और उम्मीद है कि बिहार में इस बार 1 या अधिक से 2 चरण का चुनाव संपन्न होगा। ठीक है, चुनाव में पहले जैसी हिंसा नहीं होती है। तो इसलिए मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि आपसे जुड़े बहुत सारी बातें थी जो हम क्रियान्वित नहीं कर पाए। जो हाईकोर्ट में बाकी में जो पैनल्स बनना था वो अंत तक नहीं बन पाया। कई तरह के विवाद थे, कई तरह की बातें थी जिसका यह उल्लेख करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नई सरकार का गठन होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार का गठन होगा। तो सरकार के गठन के बाद बहुत शीघ्र जो है हम लोग सभी तरह के पैनल्स और सभी तरह के चीजों का निर्माण करेंगे ताकि हम लोग से जुड़े जो अधिवक्ता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा और सरकार के पक्ष में बहस करने का और मौका मिल सके। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार तारकेश्वर ठाकुर जी को अपनी ओर से बधाई, अपनी ओर से धन्यवाद देता हुआ कि आपने लॉकडाउन के दौरान इस वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया है और इस विश्वास के साथ कि बहुत जल्दी और ये फिजिकल उपस्थिति के साथ कोर्ट काम करना प्रारंभ कर देगा। तो एक और बात कि ये जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है उस दिशा में भी और केंद्र की सरकार काम कर रही है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे अधिवक्ता जो हैं उनको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस दिशा में भी उसका भी लाभ लोगों को मिल सके, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम से मैं जुड़ने के लिए अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।